जय हिंद साथियों। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, आपको रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन क्या बताया गया कि प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन होता है। किसी भी दर्पण द्वारा बना हो, चाहे समतल द्वारा बना होगा तो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन हो जाएगा। क्या बना होगा? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात ही रेखीय आवर्धन होता है। वह प्रतिबिंब अगर समतल द्वारा बना है तो समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन हो जाएगा, उत्तल द्वारा बना है तो उत्तल का रेखीय आवर्धन हो जाएगा, अवतल द्वारा बना है तो अवतल का रेखीय आवर्धन हो जाएगा। अब यहाँ हेडिंग है रेखीय आवर्धनों की तुलना। इसका मतलब समतल का रेखीय आवर्धन, उत्तल का रेखीय आवर्धन और अवतल के रेखीय आवर्धन में क्या कंपैरिजन है, क्या इनमें अंतर है, ये सब हम लोग बात चल रहे हैं समझने। क्योंकि तीनों दर्पण द्वारा आपने पढ़ा है प्रतिबिंब अलग अलग साइज के बनाए जाते हैं, प्रतिबिंब की लंबाइयां अलग अलग होती हैं। जब प्रतिबिंब की लंबाइयां अलग अलग होती हैं, किसी द्वारा वास्तविक किसी द्वारा आभासी बनाया जाता है, जिसका मतलब आवर्धन भी अलग आएगा। समझ रहे हैं? तो आवर्धनों की तुलना करने चल रहे हैं। देख लीजिए समतल, उत्तल और अवतल का क्या होता है। देखो समतल दर्पण में क्या होता है, हम लोग कौन सा दर्पण पहले पढ़ रहे हैं? समतल। तो पहले समतल में देखो रेखीय आवर्धन इसका क्या होता है, समतल दर्पण। ठीक, ध्यान से देखो। समतल दर्पण के बारे में 2-3 बातें हम पहले बता चुके हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है? अनंत। समतल दर्पण की क्षमता कितना होता है? 0। आज क्या बताने जा रहे हैं? रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन, सभी ऑब्जेक्टिव में ये लोग बनेंगे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण के रेखीय आवर्धन जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात पता होगा कि ये अगर वस्तु है समतल दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है और उतने ही साइज का बनता है, सेम साइज का बनता है और उतने पीछे सब कुछ बनता है। तो वस्तु कितने, कुछ सेमी मान लो, वस्तु मान लो कुछ लंबी है। क्या लंबाई माने? जो भी आप मानना हो मान लो। वस्तु की लंबाई को ओ से दिखाते हैं, ओ बराबर मान लो हम 5 सेमी का मान लिए, 5 सेमी का। तो प्रतिबिंब कितने सेमी का बनेगा? सर 5 सेमी का बनेगा। अब बताओ आभासी है, ऊपर दिशा में है तो पॉजिटिव ही तो होगा। हाँ, तो 5 ही सेमी होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो प्रतिबिंब भी कितना हो गया? 5 सेमी का, क्योंकि वस्तु और प्रतिबिंब बराबर बनते हैं समतल में। अब अगर इतना आप जान गए हो मेरे भाई, तो ये बताओ सबसे बढ़िया बात कि आवर्धन इसका बता सकते हो कैसे? यम बराबर क्या होता है? I/O। तो I बराबर क्या है? +5 सेमी, O बराबर +5 सेमी। तो +5 +5 इक्वल टू क्या आ जाएगा? +1, 5 1 का 5। तो यम बराबर क्या हो गया? +1। अच्छा ये बताओ, क्या सदैव वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है इसमें? हाँ, सदैव होता है। तो इसका मतलब है समतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन सदैव क्या हो जाएगा? +1 होता है। तो पूछता है एग्जाम में किस दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन सदैव +1 होता है? तो सदैव +1 किसके लिए होता है? समतल दर्पण के लिए। +1 क्या बता रहा है? 1 बताता है अगर यम का वैल्यू 1 के बराबर है तो इसका मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है। अगर 1 से छोटा आता, 1 से छोटा क्या आएगा? 1/2, 1/3 या दशमलव में, तो 1 से छोटा होगा, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। और 1 से बड़ा अगर आवर्धन आ गया, 2 3 4 कुछ भी आया, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। 3 बातें होंगी। 1 के बराबर आएगा तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है। 1 से अगर छोटा आ गया यम का मान तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम है। अगर 1 से बड़ा आ गया यम का मान तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से अधिक है। लेकिन समतल में सदैव क्या आएगा? 1 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ प्लस के बारे में समझ लो। प्लस आ गया, इसका मतलब आभासी है, क्योंकि यम आभासी के लिए प्लस होता है। प्लस आ गया तो आभासी है, अगर माइनस आता तो वास्तविक है। तो इसका मतलब प्लस आया, इसका मतलब सदैव आभासी बनता है, इसलिए प्लस आया। वास्तविक भी बनता तो क्या था? वास्तविक बनेगा तो क्या आएगा? माइनस। अगर यहाँ माइनस है तो इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। ठीक, प्लस है तो आभासी है। आशा करता हूँ बातें समझ में आ गई। तो क्वेश्चन अभी लास्ट में हम क्वेश्चन लिखाएंगे 5-6, वही क्वेश्चन यहाँ पर समझा रहे हैं कि किस दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव 1 के बराबर होता है? +1 के बराबर।
समतल दर्पण। क्लियर हो गया? ठीक। अब इसका कंपैरिजन हमें करना है, अभी उत्तल से भी करना है, अवतल से भी। तो आओ अवतल से पहले देखें। अवतल दर्पण अवतल दर्पण से देखते हैं कितने तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में तो कई तरह का बनता है, आपको पता है। वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, वस्तु से छोटा भी बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है। तो चलो देखते हैं। ये देखो कई तरह का बनता है। सबसे पहले इसी से तुलना कर देते हैं, बराबर वाला। क्या बराबर बनता है अवतल में? बिल्कुल बनता है। अगर आपको ध्यान हो तो जब वस्तु C पर होता है, जब वस्तु C पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ? प्रतिबिंब भी CA पे बनता है, याद होगा। जब वस्तु C पे होता है तो प्रतिबिंब भी CA पे बनता है। और एक बात याद होगा कि वस्तु जितनी बड़ी होती है प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनता है। अगर वस्तु 2 सेमी का है तो प्रतिबिंब भी कितने का बनेगा? 2 सेमी का बनेगा। लेकिन समस्या यहाँ थोड़ा सा अलग, इससे अलग है। क्या? वस्तु तो ऊपर की दिशा में प्लस होगा, लेकिन प्रतिबिंब नीचे की दिशा में बना है, वास्तविक बन रहा है। तो वास्तविक के लिए I का मान क्या होता है? माइनस। अब यहाँ अगर आप m बराबर I/O निकालेंगे तो क्या होगा? -2 सेमी बटे +2 सेमी। तो क्या आ जाएगा? -1। तो m का वैल्यू यहाँ आएगा जरूर 1, लेकिन -1 होगा। -1 होगा। ये क्या बता रहा है? प्रतिबिंब एक क्या बता रहा है? एक ये बता रहा है प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर है। लेकिन माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। यहाँ प्लस क्या बता रहा था? प्रतिबिंब आभासी है। या माइनस क्या बता रहा है? प्रतिबिंब वास्तविक है। तो आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। और आगे देखते हैं, दूसरा वाला देख लेते हैं। कोई प्रतिबिंब छोटा भी बना सकता है क्या? हाँ, छोटा वाला केस देख लो। छोटा कैसे बनाता है? आपको पता होगा कि ये छोटा भी बना सकता है। पोल CF जब वस्तु कहाँ हो? C के बाहर होती है तो याद होगा प्रतिबिंब छोटा बनता था, प्रतिबिंब छोटा बनता था। तो आप कुछ भी मान लो अपने मन से, कुछ भी मान लो, लेकिन ये है कि अगर ये जो हो उससे कम इसे मानना। अगर इसको हम 5 सेमी मान ले सर, तो इसको हम 2 सेमी मान सकते हैं। कुछ भी मान लो, लेकिन 5 से कम मानना बस, क्योंकि 5 से छोटा है। तो O बराबर +5 और I बराबर क्या हो जाएगा? -2, क्योंकि वास्तविक बना है। m बराबर I/O से -2/+5। अब बताओ, -2 में 5 का भाग करो। माइनस से लेना देना नहीं है कि 1 से छोटा है कि बड़ा। ध्यान देना, ये नहीं कि माइनस है तो ये -1 रुपया कर्जा है। यहाँ माइनस और प्लस केवल ये बताते हैं प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी। मैथ वाला माइनस प्लस नहीं याद रखना यहाँ, ये कि नहीं मैथ में कर्जा है अब 1 से कम है ना। ये माइनस केवल बताएगा वास्तविक है, प्लस केवल बताएगा आभासी है प्रतिबिंब। यहाँ भी माइनस केवल बताएगा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्लस माइनस का भाग होगा माइनस होगा। तो रिजल्ट में आपका क्या आएगा कि m बराबर -2/5। ये माइनस बता रहा है प्रतिबिंब वास्तविक है, और 2 में 5 का भाग करेंगे तो रिजल्ट 1 से ज्यादा आएगा कि 1 से कम? रिजल्ट तो 1 से कम आएगा। इसका मतलब 2 में 5 का भाग करेंगे तो रिजल्ट दशमलव में आएगा। रिजल्ट <1 है और कैसा है? ऋणात्मक है। और ऋणात्मक क्या बताता है? ऋणात्मक क्या बताता है? प्रतिबिंब वास्तविक है सर, प्रतिबिंब वास्तविक है। यहां भी लिख सकते हैं m बराबर 1 ऋणात्मक, यहां लिख सकते हैं m बराबर 1 धनात्मक, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। m बराबर 1 धनात्मक ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये धनात्मक क्या बताएगा? आभासी। यहाँ लिख सकते हैं m बराबर 1 और ब्रैक इधर बगल में ऋणात्मक, और ऋणात्मक क्या बताएगा? प्रतिबिंब वास्तविक है। तो ये बातें समझ में आ रही हैं? तो आवर्धन 1 से कम हो सकता है किसमें? अवतल में। 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। अभी ऋणात्मक हुआ, ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या बता रहा है? प्रतिबिंब वास्तविक है। यहाँ धनात्मक क्या बता रहा है? प्रतिबिंब आभासी है। और भी हम लोग देखेंगे इसमें इमेज। 1 2 हो गया,
तीसरा चौथा और भी केस देखेंगे, जगह है। यहां तक देखते हैं, तीसरा नंबर देख लेते हैं, बड़ा भी देख लेते हैं ना, एक वास्तविक में ही अभी चल रहे हैं, सोच कर देखो, पोल एफ सेंटर। अगर हम वस्तु रखें यहां तो प्रतिबिंब किधर बनेगा सर? प्रतिबिंब तो यहां बन जाएगा, बड़ा बनेगा। तो वस्तु कुछ भी हो, सी और एफ के अंदर वस्तु होती है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, आपको पता होगा, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर 2 सेमी का हम वस्तु रख लिए, प्रतिबिंब कुछ भी बन जाएगा। सर 5 सेमी का मान लो बन गया, कुछ भी लिख सकते हो, बस बड़ा दिखाना है। O बराबर क्या होगा? +2। I बराबर क्या होगा? -5, क्योंकि वास्तविक है। तो M बराबर क्या हो जाएगा? I/O बराबर -5 बटे +2। तो M क्या हो गया? ऋणात्मक तो आएगा, 5 में 2 का भाग करो, ये तो ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक क्या बता रहा है? प्रतिबिंब वास्तविक है। ऋणात्मक क्या होता है? प्रतिबिंब वास्तविक है। 5 में 2 का भाग करोगे तो रिजल्ट 1 से बड़ा आएगा। 5 में 2 का भाग करोगे तो रिजल्ट तो 1 से बड़ा आएगा। हाँ, 1 से अधिक आएगा, जिसका मतलब M इज ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक भी है, और कैसा है सर? ऋणात्मक। इसका मतलब, हर चीज का मतलब समझो। शुरू में ही आपको हम एक बात बताए थे, क्या? M अगर 1 के बराबर है, ये देखो, M 1 के बराबर है, M 1 के बराबर, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। M 1 के बराबर मतलब प्रतिबिंब वस्तु के बराबर। M 1 से छोटा मतलब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा। M 1 से बड़ा मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। 1 से बड़ा 1 से छोटा, M का मीनिंग समझ में आया? प्रतिबिंब को बताता है प्रतिबिंब बड़ा है कि वस्तु से छोटा है, बस। अगर बराबर 1 के M है, जैसे कि यहाँ और यहाँ है, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होगा। देख लो, अगर छोटा है M तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से छोटा होगा। बड़ा है M तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा होगा। अब रही बात माइनस प्लस की, अगर प्लस है, धनात्मक है, तो आभासी प्रतिबिंब होगा, ऋणात्मक है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा। बस, अब इससे ज्यादा क्या आपको समझाएंगे? बातें क्लियर हो रही हैं? अब परीक्षा में सवाल क्या कहता है? किस दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 के बराबर और ऋणात्मक हो सकता है? तो अवतल दर्पण का हो सकता है। किसका रेखीय आवर्धन M बराबर -1 हो सकता है? अवतल का हो सकता है। किसका रेखीय आवर्धन 1 से छोटा और ऋणात्मक हो सकता है? अवतल का हो सकता है। किसका रेखीय आवर्धन 1 से बड़ा और ऋणात्मक हो सकता है? अवतल का हो सकता है। एक मजेदार बात बताएं, जादू, ऋणात्मक शब्द देख लेना तो अवतल का हो सकता है। बड़ा केवल अवतल और ऋणात्मक केवल अवतल बनाता है, बस। उत्तल समतल बना ही नहीं सकते। उत्तल सदैव +1 बनाएगा, और समतल सदैव +1 बनाएगा, उत्तल सदैव +1 से छोटा बनाएगा। ठीक है, मतलब आभासी बनाएगा, 1 से छोटा बनाएगा। अभी उत्तल भी आएगा। तो अभी हम लोग क्या देखें? 3 देख लिए, और चौथा इसमें आएगा 1 से बड़ा आएगा, और क्या आएगा? धनात्मक भी। तो चौथा हम लोग कहाँ लिखें? नीचे तो लगता है जगह होगा नहीं है। तो इसके बाद अभी हम अवतल में चौथा भी बताएंगे और फिर उत्तल बताएंगे। तो अवतल का ये सब बना लो, फिर यही हम ये अवतल का मिटा के फिर हम आपको उत्तल का भी बनाएंगे। तो अवतल में क्या क्या सीख गए जरा ये देख लो। अवतल में हमने सीखा M बराबर 1, और क्या सीख गए? M लेस देन 1 और M इज ग्रेटर देन 1। और प्रत्येक अभी कौन सा केस चल रहा है? ऋणात्मक। अभी सब में हमने देखा कि वास्तविक प्रतिबिंब ऋणात्मक मतलब वास्तविक प्रतिबिंब, ये वाला हम केस देख चुके हैं। तो अगला हम धनात्मक वाला देख लेते हैं अवतल में, फिर आगे उत्तल बताते हैं। देखिए चौथा क्या है? चौथा ये है कि हम लोग बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन अब आभासी वाला दिखाते हैं। ये देखो, चौथे में ए पोल साहब हो गए, F हो गया, ऑब्जेक्ट को यहां रख दो। याद है जब F के अंदर रखते हैं तो आभासी प्रतिबिंब बनता था और बड़ा बनता था। तो चलो कुछ ले लो अपने मन से। सर 2 सेमी इसे ले लिए, और ये बड़ा दिख रहा है तो इसे 5 सेमी ले लिए। तो जरा देखना, O बराबर ऊपर दिशा में पॉजिटिव, I बराबर ऊपर दिशा में अगर गया तो पॉजिटिव,
यही तो समझाया है चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी समझना जरूरी है। पूरा क्रम से पढ़ के आ रहे होगे तो समझ में आएगा। अगर क्रम से नहीं पढ़े हो जाके पढ़ो। m बराबर i अपान o बराबर +5 अपान +2। तो कुल मिलाकर m क्या आ गया सर? धनात्मक आ गया। 5/2 तो आएगा, लेकिन एक बात आ गई धनात्मक। अब 5 में 2 का भाग करोगे तो फिर वही बात है, 1 से बड़ा आएगा। तो m इज ग्रेटर देन 1 आ गया, और क्या आ गया? धनात्मक। इसका मतलब समझ में आ गया? मतलब समझ में आ गया कि सर बस से बड़ा है, 1 से बड़ा। m का मतलब प्रतिबिंब बस से बड़ा है। धनात्मक का मतलब आभासी है। देख लो आभासी है। चलो एक और है उत्तल दर्पण, उसे पढ़ा देते हैं, काम हो जाएगा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में सर कुछ नहीं होता। ये देखो पोल है, एफ है, वस्तु यहाँ कहीं है, प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन जाएगा, और सदैव छोटा बनेगा। बस से प्रतिबिंब सदैव छोटा बनेगा। प्रतिबिंब कुछ मान लो आप सर 7 सेमी का, हरदम 5 मान रहे थे ना, इसे लिख लिए 3 सेमी का, कुछ भी मान सकते हो। O बराबर प्लस, I बराबर प्लस, तो आभासी है ना। तो m बराबर क्या हो जाएगा? I अपान O +3/+7। अब जरा देखो पॉजिटिव है ना, m बराबर 3/7 तो होगा, और क्या आएगा? धनात्मक। मतलब आभासी एक वास्तविक है तो क्लियर हो गया, धनात्मक। और 3/7, 3 में 7 का भाग करो तो 1 से छोटा आएगा, और क्या? तो 1 से छोटा आएगा, और रिजल्ट क्या हो जाएगा? धनात्मक। इसका मतलब किस दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 से छोटा और धनात्मक होता है? उत्तल दर्पण का। और ये होता है मेरे भाई सदैव, ये होता है सदैव। लेकिन अवतल में सदैव कुछ नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उसमें बड़ा छोटा कुल बना था। देखो 3 फुट ऊपर दिखा, एक यहाँ दिखा, कई तरह के दिखाई दिए ना। 6 तरह बनाए तो 6 तरह का दिखेगा, 0 से लेकर अनंत तक वहां दिखेगा। उसका चक्कर छोड़ो। यहाँ देखो 1 से छोटा सदैव होगा धनात्मक, और समतल में 1 के बराबर सदैव होगा धनात्मक। सोच लो, ये सदैव धनात्मक, 1 से छोटा, 1 के बराबर सदैव धनात्मक, बाकी जो बचे कुल अवतल का है। समझ रहे हैं? हाँ। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? अब 5-6 क्वेश्चन लगातार मैं पूछ ले रहा हूं, वही मैं लिख दूंगा, आप उतार लीजिए, काम उससे बाहर आना नहीं है। किस दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव 1 के बराबर? समतल दर्पण। किस दर्पण का रेखीय आवर्धन सदैव 1 से छोटा और आभासी या धनात्मक? उत्तल दर्पण। किस दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 से बड़ा और धनात्मक या +1 से बड़ा? बड़ा शब्द आ जाए, 2 शब्द, एक बड़ा मतलब अधिक और दूसरा ऋणात्मक, ये दोनों शब्द कहीं दिख गए अगर रेखीय आवर्धन केस में, तो मात्र अवतल दर्पण ही होगा। बस समझ लो आंख बंद करके। उत्तल समतल में होता ही नहीं, तो अवतल में ही होगा, काम खत्म अवतल दर्पण में। ठीक। अब देखो किस दर्पण का रेखीय आवर्धन -1 के बराबर, माइनस आ गया, फिर काम खत्म, अवतल। किस दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 से बड़ा, आगे देखना ही नहीं है, बड़ा चाहे ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक, अवतल का ही होगा। किस दर्पण का रेखीय आवर्धन 1 से छोटा ऋणात्मक, ऋणात्मक आ गया ना, अवतल का। 1 से छोटा धनात्मक, उत्तल का। ठीक है। तो ये सब सवाल हैं जो हम अभी लिख दे रहे हैं, 4-5 आप बना लीजिए। बस इसी 4-5 सवाल को लिखने के लिए मैं इतना समझाया हूँ। अगर समझ में आ गया तो अच्छा, अदरवाइज 4-5 लिख दे रहे हैं, अपना याद करो, उसी में से ऑब्जेक्टिव बनना है तो बनेगा। देखिए ये आपको 7 क्वेश्चन रेखीय आवर्धन बता दिए। इसके बाद क्या बताना है? दर्पणों के उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो किस दर्पण का रेखीय आवर्धन, ये 7 क्वेश्चन अभी जो समझाया है वहीं से होगा। किस दर्पण का रेखीय आवर्धन m बराबर +1 होता है? आपको आंसर आ जाना चाहिए, अब तक आ गया होगा। किस दर्पण के लिए होता है? आंसर है आपका समतल दर्पण। समतल दर्पण के लिए ऐसा होता है। किस दर्पण का रेखीय आवर्धन m <1 होता है? 1 से छोटा और धनात्मक। आंसर आ जाना चाहिए आपके दिमाग में, इतना पढ़ने का मतलब है कि आंसर आ जाना चाहिए। उत्तल दर्पण 1 से छोटा इसी में होता था। किस दर्पण के लिए m -1 के बराबर होता है? माइनस तो भाई साहब केवल एक ही दर्पण है, उसका नाम है अवतल, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। 1 से कम और ऋणात्मक, फिर वही बात, अवतल दर्पण।
और देखो एक से अधिक और धनात्मक, एक से बड़ा होना चाहिए अधिक होना चाहिए तो अवतल ही है, चाहे अधिक बोल दे चाहे ऋणात्मक बोल दे, दोनों शब्द में कोई शब्द अगर बोल दिया तो अवतल दर्पण है। एक से अधिक ऋणात्मक, ओहो ऋणात्मक अवतल, यही तो बताए हैं सिखाए आपको, अवतल दर्पण। और खिचड़ी दर्पण, एक से अधिक एक से कम एक से ज्यादा। समतल क्या करता है, सदैव एक के बराबर। उत्तल क्या करता है, सदैव एक से छोटा एक से कम। और एक के बराबर अधिक छोटा सब कुछ किसके पास है, खिचड़ी कौन बनाता है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण, अवतल में ही सब कुछ था, ध्यान दिए होंगे तो ठीक है। अवतल दर्पण, ये सातों क्वेश्चन के उत्तर हो गए आपके, 7 क्वेश्चन हो गए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना नोट कर लीजिए। इसके बाहर नहीं आएगा, चाहे आप कंपटीशन दीजिए चाहे आप बोर्ड दीजिए, कहीं भी आएंगे यही रेखीय आवर्धन के क्वेश्चन हैं जो दर्पण से संबंधित तुलना से संबंधित आएंगे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग दर्पणों का उपयोग देख लेते हैं, उत्तल का उपयोग अवतल का उपयोग, काम खत्म, दर्पण वाला चैप्टर क्लोज। देखिए हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, अवतल दर्पण का उपयोग। चलो अवतल और उत्तल में पहले कंपैरिजन करके समझ लो, फिर हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग क्या। इसका छठा प्रतिबिंब बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले छठा वाला से देखो कैसा होता है। पहला उपयोग हम लिखने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं पहला, ठीक है। तो छठा प्रतिबिंब जरा अवतल का देखो तो क्या निकला था। वस्तु यहाँ रखे थे, प्रतिबिंब कहाँ बना था, सर यहाँ बना था। ओह, बड़ा बना था छोटा, बड़ा बना था। उत्तल क्या किया है, उत्तल क्या करेगा बोलो, छोटा बनाएगा बड़ा। उत्तल तो सदैव सर वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, सही बात है कि नहीं। हाँ, उत्तल दर्पण सदैव छोटा बनाता है, लेकिन अवतल क्या करता है, बड़ा बनाता है। आभासी वाला बड़ा बनाता है। और समतल भाई साहब क्या करते हैं, समतल वाले दो सर बराबर बनाते हैं। आभासी प्रतिबिंब की अगर बात करें तो तीनों तीन तरह का बनाते हैं, हम इसके पहले भी आपको समझा चुके हैं। समतल बराबर बनाता है, उत्तल छोटा बनाता है, अवतल बड़ा बनाता है। तो ये बताइए, अगर हमें बड़ा प्रतिबिंब, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखना हो तो कौन सा दर्पण लगाएंगे, सर अवतल लगाएंगे। और सीधा और छोटा प्रतिबिंब देखना हो तब कौन सा दर्पण लगाएंगे, उत्तल लगाएंगे, सीधी सी बात है। और बराबर देखना होगा समतल लगाएंगे। हालांकि हमें अवतल और उत्तल का उपयोग देखना है अभी। तो चलो देखते हैं, क्या देखते हैं। आंख नाक कान दांत के डॉक्टर होते हैं, जो आंख नाक कान दांत के डॉक्टर। मान लो दांत में कुछ फंसा है, आंख में कुछ चला गया, तो हालांकि लेंस रहता है उन लोगों के पास, जैसे जो काम अवतल दर्पण करता है वही उत्तल लेंस करेगा, बड़ा बनाएंगे भी। यही केस लागू होगा, बाद में बताएंगे लेंस तो लोग लेंस से देख लेते हैं। लेकिन अगर दर्पण का उपयोग हम बताएं, दर्पण से देखें तो कौन सा दर्पण लगाना चाहिए। मान लो आंख में कुछ चला गया है, फंसा है, नहीं सामान ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या अवतल दर्पण लगाएंगे तो जो वस्तु फंसा है वो बड़ा सा दिखाई देगा, कहाँ फंसा है कहाँ नहीं, बड़ा चीज दिखाई देगा ना। दांत में कुछ है तो आंख नाक कान दांत के डॉक्टर ये सब किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल या उत्तल, अवतल। क्यों, क्योंकि बड़ा चीज देखना है, तो ये वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम लोग पहला उपयोग लिख लिए क्या, आंख कामा नाक कामा दांत तथा कान के डॉक्टर, डॉक्टर माने चिकित्सक, डॉक्टर कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है सर, दूसरा बता दीजिए। दूसरा भी इसी लाइन से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सैलून बनाने वाले, जो सैलून होता है, दाढ़ी बाल बनाने वाले नाई, सैलून में आप जाते हैं तो वहां कौन सा दर्पण लगाया जाएगा। देखो, लगाने के लिए तो कोई भी दर्पण लगा दें, लेकिन अगर आप मान लो गए सैलून में दाढ़ी बाल बनवाने, अब आपका बाल इतना बड़ा बड़ा है और सैलून में पहुंचते ही इतना बड़ा दिखाई दिया, तो बोलो कटवाने का मन रहेगा तब वो नहीं कटवाएंगे। लेकिन अगर इतना बड़ा बाल है आपका और दिखे इतना बड़ा, कहेंगे ज्यादा बड़ा हो गया कटवा लो। तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब जहां दिखाई दे वो अवतल दर्पण लगा है। तो सैलूनों में कौन सा दर्पण उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण। तो अगर आपसे पूछे
कि दाढ़ी बाल बनाने वाले नाई किस दर्पण का उपयोग करते हैं, या सैलून में किस दर्पण का उपयोग होता है, या हेयर ड्रेसर में किस दर्पण का प्रयोग होता है। बड़े बड़े होटलों में आप जाते हैं, चेहरा ऐसे खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि शरीरिया कुछ हष्ट पुष्ट हो गई है, लगता है 2-4 दिन से भोजन ले रहे हैं, उसका प्रभाव दिख रहा है। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अवतल दर्पण को कमाल है वो। अगर उत्तल लगा देगा ना तो चिरकुट जैसा दिखेंगे, समझ लो, वो छोटा दिखा देगा हर चीज। तो यहाँ दाढ़ी बाल शरीर हर चीज थोड़ा हष्ट पुष्ट दिखेगा, आप थोड़ा सुंदर दिखेंगे, तो बार बार बाल वहीं सैलून में कटाने जाएंगे। और जहाँ चिरकुट जैसा दिखेंगे वहां क्यों जाएंगे बताओ, समझ में आया? हाँ, तो होटल में, हेयर ड्रेसर में, सैलून में कौन सा दर्पण लगाते हैं? अवतल दर्पण। तो गलती से कभी पूछे तो बता देना, ठीक है? अब ऐसा मत कहना गुरुजी हमारे यहाँ तो ईंटवा रख के ऐसे बैठा के बनाए दिए थे बिना दर्पण के। तो गुरुजी चाहे हसीयस बनाए ले, लेकिन यहाँ सैलून की बात हो रही है, तो सैलून में आप अवतल दर्पण लिखेंगे परीक्षा में, बाकी चाहे जैसे बनाओ। तो क्या दाढ़ी बाल बनाने वाले एकदम हल्के माइंड से लिख देते हैं, दाढ़ी बाल बनाने वाले बार्बर नाई किस दर्पण को उपयोग करते हैं? नाई अवतल दर्पण। यहाँ लिखना यही होगा, सैलून बोल दे, हेयर ड्रेसर बोल दे, पार्लर बोल दे, यही लिखोगे, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं समझ में आया? क्योंकि यह वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। 2 विशेषताएं समझ में आ गई। सर और विशेषता बताओ इसकी। बताते हैं, तीसरी विशेषता भी बताते हैं, तीसरी विशेषता बताते हैं। अब बड़ा ही नहीं बनाता, एक आध गुण और इसमें बड़ी खास होती है अवतल दर्पण में, उसे भी देख लो। चलो, ये गुण अवतल दर्पण में और है, जरा उसे देखो। ये देखो, ये अवतल दर्पण है साहब, पोल है और ये आपका फोकस है। वस्तु अगर फोकस पे रख दें, हम कहाँ रख दें? फोकस पर। लाइट का सोर्स जो है, प्रकाश का स्रोत बल्ब जो है, फोकस पे रख दें तो देखो मजा आ जाएगा। सर फोकस से जाने वाली किरणें, जितनी भी फोकस से जाएंगी किरणें, टक्कर मारी तो फोकस से जाने वाली क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अगर आपको याद हो, हमने बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। जो भी किरण जाएगी टक्कर मार के मुख्य अक्ष समांतर। फोकस से जाने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। देख रहे हो? हैं? बोलो, देख रहे हो विनोद? हैं? क्या चल रहा है सब? फोकस के समांतर हो रही हैं सभी किरणें, और समांतर किरणें आपको पता है बहुत दूर तक जाती हैं, बहुत दूर तक जाती हैं। और जरा उत्तल भाई साहब को देख लीजिए इसी बहाने। उत्तल भाई साहब जो हैं, अब उसमें कहीं भी वस्तु को रख दो, आप रखोगे सामने ही, कहीं रखोगे, ये देखो किरण गई, इधर गई, किरण गई। क्यों? क्योंकि आप सारी दर्पण है भाई, फैलाने वाला दर्पण। ये देखो दिस, कहीं भी रखोगे वस्तु को, ये फैला देगा किरण को। इसका मतलब ये काम और हमको मिल गया क्या, कि अगर किरण को हमें बिखेरना है तो कौन सा दर्पण? उत्तल। लेकिन अगर दूर तक भेजना है तो कौन सा दर्पण? अवतल। अगर लाइट को हमें कन्वर्ज करके सिकोड़ के दूर तक भेजना है तो अवतल। देखो समांतर कर दिया ना। लेकिन अगर बिखेर देना है, बिखरे हुए चीजें दूर तक नहीं जाती, आप बिखर जाएंगे जिंदगी में, बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। तो अगर बिखेरना है तो उत्तल। अगर अब अवतल उत्तल पहचान लो भाई, ये उत्तल है और ये अवतल है। अगर सिकोड़ के दूर तक भेजना है तो अवतल, ठीक है। वाहनों की अब बात आया कि वाहनों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगाते हैं। सवाल आया वाहनों के हेडलाइट में। हेडलाइट क्यों लगाया जाता है? ताकि फैलाए, कि ताकि दूर तक दिखाए, सड़क पर दूर तक दिखाए, इसलिए। तो कौन सा दर्पण दूर तक दिखाएगा? सर उत्तल दर्पण। साइड मिरर नहीं कर रहे हैं। आधा लोग तो यह दिमाग में आएगा, गुरुजी उत्तल दर्पण पढ़े थे, वो हुड़हुड़िया के साइड मिरर में होता है उत्तल, है उसका कंसेप्ट अभी उत्तल में बताएंगे क्यों होता है। पहले अवतल का कहानी सुनो। हेडलाइट, हेडलाइट कहाँ होती है समझ रहे हो ना? जो हेड पर लगी होती है लाइट, उसी को कहते हैं हेडलाइट। किसी भी 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब में हेडलाइट लगी होती है, जो ऐसे होता है। देखो अब ध्यान से देखना होती कैसी है, आपको दिख जाएगा किसी भी वाहन में। अभी जाके देख लो आप, आपके घर में चाहे 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी हो, जाके देख लो। ये देखो इस तरह से हेडलाइट लगी होती है।
आगे देखोगे, ये आगे कांच होता है साहब, आगे में दर्पण लगा के बैठ जाते हैं कुछ लोग दिमाग में, आगे नहीं, ये पीछे देखोगे, जब जाओ हेडलाइट देखो अभी, तो आगे कांच है, पीछे यहीं देखोगे बल्ब होगा, यहाँ बल्ब रखा गया होगा, जहां बल्ब है वही फोकस होता है। और दर्पण क्या है जानते हो, पिछवा जो चिकना चिकना देखा है, सिल्वरिंग किया हुआ, सिल्वर कलर से चमकता रहता है पिछवा, ऐसे देखोगे, ऐसे दबा दबा सरफेस रहता होगा, दर्पण वो है, ये दर्पण है साहब, ये आगे कांच है, और जहां रखा है इस दर्पण, जो पीछे चिकना हुआ तल है, उसी का फोकस है, जहां बल्ब है, फोकस पे रखते हैं, ऐसे नहीं मनमानी कहीं भी रख देते हैं बल्ब। तो यहां से जब प्रकाश चलता है तो जो सीधा जाएगा तो ऐसे निकल ही जाएगा, लेकिन जो पीछे जाकर दीवार में टकराएगा दर्पण के, वो समांतर हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये कहानी है, बातें आई समझ में, ये होता है, चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो। सर क्या हेडलाइट में ही ऐसा होता है? नहीं, टार्च में भी होता है। टार्च देखो, टार्च में भी ऐसे टार्च होता है, ये पुरानी वाली अगर टार्च देखे होगे, स्टील वाली जो आती थी, तो ऐसे ही होती थी, ये टार्च होती है, मोटे मोटे सेल लगते थे उसमें, ठीक है। तो ये आगे वाला क्या था सर, ये आगे वाला कांच है, ये लेंस मत समझना, कांच है साहब, कांच, ये कांच होता है। और ये दर्पण, ये है, ये दर्पण लगा होता है पीछे, पीछे ये दर्पण लगा होता है, जहां हमारा पेन चल रहा है, ये दर्पण लगा होता है, और यहीं कहीं बल्ब लगा होता है, किसके, इसके दर्पण के फोकस पे बल्ब होता है। तो जो किरण इससे आगे निकलेंगे तो ऐसे ऐसे चले जाएंगे, लेकिन कुछ किरणें पीछे जो जाती हैं, क्योंकि बल्ब चारों तरफ किरण देगा, पीछे जो जाती हैं किरण, वो समांतर हो जाती हैं। बात समझ रहे हैं, ये समांतर भेजता है, ठीक। तो कौन सा दर्पण लगता है टार्च में? अवतल दर्पण। टार्च में भी कौन सा दर्पण? अवतल। लेकिन आजकल जो चाइनीज वाला नहीं लगाए हैं, ये वाला, इस तरह से भी आप चाइनीज 75 रुपये वाली जो आती है, 7500 कितने का आती है देख लेना, ये चाइनीज वाली जो टार्च आती है, ये देख रहे हो, कुछ इस तरह से आजकल बनावट आता है, इसका मुंह कुछ इस तरह से होता है। ये पीछे देख रहे हो, अवतल लग रहा है क्या? ये अवतल तो नहीं लग रहा है, और आगे कांच होता है, बल्ब यहाँ कहीं होता है, ये इससे ज्यादा दूर तक ये भेजता है, ऐसे 12-2-3 बीघा तक दिखाता है लाइट, है सीधा, फैलता बहुत ज्यादा नहीं, एकदम सटीक जाता है, पतला पतला वाला सेल लगता है। ये कौन सा दर्पण है बता दें? ये परवलयाकार दर्पण है, परवलयाकार, परवलय के आकार का, पैराबोलिक दर्पण होता है, परवलय के आकार का होता है। पहले सर्च लाइट नाम सुना? सर्च लाइट जो सिपाही उपाही लिए रहते हैं, सर्च लाइट, सर्च लाइटों में ये दर्पण उपयोग होता था, सर्च लाइटों में, देखे होगे सिपाही उपाही लिए रहे, मेरे बहुत दूर तक जाता है ना, हाँ, तो वही सर्च लाइट में परवलयाकार दर्पण का उपयोग होता है। सामान्यतः जो मोटा स्टील वाले, और सामान्यतः अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ये अवतल दर्पण से ज्यादा दूर तक भेजता है, कौन? ये वाला, लेकिन सीधी दिशा में दूर तक भेजता है, फैलाता नहीं, रोशनी इधर उधर नहीं जाता, सीधे जाएगा तीर की तरह। हाँ, दिमाग में कुछ लोगों का आ रहा होगा, सर लेजर में कौन सा होता है? मारेंगे बहुत, लेजर में कौन सा होता है? लेजर लाइट अलग प्रकार की लाइट है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन इन लेजर का पूरा फुल फॉर्म है, वो लाइट ही अलग है, ठीक है। और दुनिया में कहीं भी सिकोड़ना है तो अवतल लगाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, अवतल लगा देंगे, लेकिन वो लाइट भी स्पेशल है, कौन? लेजर। लेजर का पूरा नाम क्या है? यल से लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये पूरा नाम है, ठीक है। तो चलो इसको समझ गए होंगे तो लिख देते हैं एक लाइन है। वाहनों के हेडलाइटों में, वाहनों के हेडलाइटों में वाहनों के हेडलाइटों में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है समझ में आ गया? ओके, ठीक है। और कहीं सोलर भट्टियों में उपयोग होता है, टार्च में उपयोग होता है, ऐसे ही बोल दे रहे, सुन लो। टेबल लैंप पहले जो आता था, ये वाला टेबल लैंप, पुरानी मूवी देखो राजकुमार वाली, दिलीप कुमार राजकुमार का है, तो उसमें टेबल लैंप दिखाई देगा, वकील वगैरह होंगे वो लोग,
तो रात भर पढ़ाई कर रहे होंगे। टेबल लैंप, इस तरह से टेबल लैंप बनता था ना। तो ये ऊपरा जो है देखो अवतल दर्पण इस तरह से लगा रहता है, क्योंकि टेबल तक लाइट आए ताकि इधर उधर न बिखरे। तो टेबल लैंप में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। मैं 3 खास जो इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा में पूछा जाएगा वो लिख दिया हूं, बाकी 2-3 सुना देता हूं, सुन लो। सोलर भट्ठी होती हैं जो, वहां अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। टेबल लैंप में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। टार्च में भी अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक, हाँ, तो ये बना लो आप। फिर आगे हम उत्तल दर्पण का उपयोग लिखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग में जो अभी हम कंपैरिजन किए थे बस उतना दिमाग में लाना है। ये बताओ, छोटा छोटा और सीधा प्रतिबिंब देखना है तो कौन सा दर्पण? उत्तल। बड़ा देखना था तो कौन सा? अवतल ना। अब बताओ, हुड़हुड़िया से जाते हो, हुड़ी बाबा, साइड मिरर पीछे देखने के लिए जो लगा होता है, चालक के बगल में पश्च की वस्तु को देखने के लिए लगा हुआ दर्पण है, तो मतलब साइड मिरर बोलते हैं। तो पीछे की वस्तु जिसमें दिखाता है वो उसमें छोटा छोटा करके सबका दिखाना चाहिए, क्योंकि उत्तल दर्पण का ना दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, सबसे ज्यादा दूर तक का इमेज वो बनाता है। तो भाई हमें पीछे जितने लोग आ रहे हैं सबको देखना है ना, तो कौन सा दर्पण लगाएगा? छोटा छोटा सबका सीधा देखना है, तो कौन सा? उत्तल। तो हुड़हुड़िया के मतलब वाहनों के साइड मिरर उत्तल दर्पण होते हैं। उत्तल दर्पण होते हैं। वाहनों के साइड मिरर क्या होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। सर दूसरा ये है कि आप देखते हो कि जो सोडियम लैंप कहते हो, स्ट्रीट लैंप कहते हो, गली में जो लगा होता है ऐसे, है आपके गली में ऐसे लटका होगा, सोडियम लैंप, स्ट्रीट लैंप, गली लैंप, वैद्युत लैंप इसे भी बोलते हैं। ये कौन सा इसमें दर्पण लगेगा? इसका काम क्या है? फैलाना है भाई। ऐसा थोड़ी है कि आपके यहाँ लगा हो और रोशनी हमारे यहाँ फेंक रहा हो, सीधा उखाड़ के फेंक देंगे, हम जानते नहीं है आपको। चलो तो वाहनों के साइड मिरर, ये तो हो गया साइड मिरर। तो स्ट्रीट लैंप इसे बोलो, स्ट्रीट लैंप, गली लैंप जिसे बोलते हैं, या इसे वैद्युत लैंप भी बोल सकते हैं। वैद्युत लैंप में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? में उत्तल दर्पण, ताकि फैला सके प्रकाश, दूर तक बिखेर सके। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है। अब तीसरा सर क्या इसका उपयोग है? तीसरा, इसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक है। देख लो, ये देखो तीनों दर्पण देख लो, और ये भाई साहब को देख लो, देखो इनका जो द्वारक है, मतलब जहां तक लाइट आएगी, ये यहां से यहां तक, बस यहां अगर कोई वस्तु है प्रकाश का स्रोत, तो लाइट आएगी पीछे गिर जाएगी, दर्पण के अंदर नहीं जाएगी। इनका भी यही है क्षेत्र, लेकिन इसका देखो यहां से यहां तक है, देख रहे हो? यहां भी कोई चीज है उसका भी प्रतिबिंब बना देगा, यहां भी कोई चीज है उसका भी प्रतिबिंब बना देगा। जबकि कोई यहां है तो प्रतिबिंब कैसे बना पाएंगे? कोई यहां है तो कैसे बना पाएंगे? नहीं, लेकिन यहां देखो यहां का भी बना देगा। तो सबसे ज्यादा देखने का क्षेत्र, जहां तक का प्रतिबिंब बनाएगा वहीं तक तो आपको दिखाई देगा आईने में। देखने का क्षेत्र जिसे बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन, दृष्टि क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू भी कह सकते हो। दृष्टि का क्षेत्र सबसे ज्यादा किसका होता है? उत्तल दर्पण का। ये लोग ज्यादा क्षेत्र तक नहीं बना सकते इमेज, लेकिन ये बहुत ज्यादा एरिया, देखो इसका इस तरह से आकार होता है, इसलिए यहां तक का बना सकता है। तो दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक किसका होता है? उत्तल दर्पण का। सबसे अधिक दृष्टि क्षेत्र, ठीक है, दृष्टि क्षेत्र, फील्ड ऑफ व्यू, दृष्टि क्षेत्र किस दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण का होता है। मतलब सबसे ज्यादा एरिया तक का इमेज बनाता है, होता है। ठीक है, तो ये 3 किसके हो गए आपके? 3 हो गए उत्तल दर्पण के
उपयोग। 3 किसके बताए? अवतल दर्पण। ये 6 उपयोग आप पढ़ो। जब पूछेगा उपयोग में ये लिख देना, अगर पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव जवाब दे दोगे। ठीक है, ठीक। इस तरह से दर्पण हम लोग पढ़ लिए। न्यूमेरिकल थोड़ा आप लोग लगाओ, जो नहीं आएगा उसको हम लोग बात करेंगे, लगाएंगे। और इसके बाद हम लोग प्रकाश का अपवर्तन में चलेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे। जब अपवर्तन भी लेंस होंस खत्म हो जाएगा तब जाके इस चैप्टर को पूरी तरह से आप लगा सकते हैं। अभी तो दर्पण का सवाल आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।